आज का वीडियो हेलो स्टूडेंट्स से नहीं स्टार्ट होने जा रहा। आज का वीडियो आप सब बच्चों के लिए कड़वी दवाई है। इस कड़वी दवाई को या मैं बोलूं कड़वी सच्चाई को अगर आप एब्जॉर्ब कर ले गए तो यकीन मानो आपको आज के वीडियो के बाद किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि हम आगे लाइफ में क्या करें, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रह गई, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी कि मेरा सिलेक्शन रुक गया। तो आज इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा, पर मैं फिर आपको बता दूं कि आज का वीडियो कड़वी सच्चाई है। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर मेरे को बात करनी है। पहली चीज़, 9/11 से 9/12 यानी 11 सितंबर तक तो सब कुछ ठीक था, बट 12 सितंबर में जाते जाते ऐसा क्या हो गया कि यूट्यूब की दुनिया में बाढ़ आ गई कि नीट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। ठीक है ना, हमने सब कुछ कर लिया, हमने यहाँ के भी टेस्ट दे लिए, हमने वहाँ के भी टेस्ट दे लिए, फिर भी हम एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाए। तो ऐसा क्या हो गया, जबकि हर टीचर ये बोल रहा है, इवन मैंने भी यही बोला है कि हर चीज़ है तो तुम्हारे जो कराई हुई थी वही आई है, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ तो मैंने कराया था वही आया है। ठीक है ना, वो k² r/1 - कराया था वो भी वही आया है, तो फिर कर क्यों नहीं पाए। ठीक, तो पहला ये क्वेश्चन है, इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे ये गलती ना हो। दूसरी चीज़, इस वक्त बहुत से स्टूडेंट कट ऑफ को लेकर के परेशान है कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ये होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, तो कट ऑफ को लेकर के भी हम एक छोटा सा आज डिस्कशन करेंगे। तीसरी, जो आजकल बड़ी चर्चा फैली हुई है, नीट 2021 का पेपर लीक हो गया, अब कैंसिल होने जा रहा है, आप क्या करें। ठीक है ना, तो इस पे भी मैं कुछ ना कुछ आपको बात करूंगा। तो आज मेन हमारे ये 3 पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर कि 9/11 तक तो सब कुछ ठीक था, 9/12 में जाते ही हमारी दुनिया बदल गई। ठीक है ना, हमने सब कुछ फॉलो किया था, हमने सारी चीज़ कर ली थी, हमारा पेपर फिर भी सही नहीं हुआ। तो देखो, पेपर को लेकर के मेरे पास मिक्स्ड रिएक्शंस है कि 12 सितंबर का पेपर जो नीट का था वो किस तरीके का था। तो मिक्स्ड रिएक्शंस है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 600 के ऊपर है, 700 की रेंज तक है। ठीक है ना, पर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स 550 के नीचे हैं, 400 के नीचे हैं या 450 के नीचे हैं। तो ऐसा क्या किया था उन स्टूडेंट ने कि उनके मार्क्स तो सही आ गए, और ऐसा आपने क्या किया था जिनके मार्क्स 550 के नीचे रह गए। ठीक है ना, अब आपका मैंने बात करी तो बहुत से बच्चों का हमने तो ये टेस्ट भी लगा लिए थे, हमने तो वो टेस्ट भी लगा लिए थे, हमने सब कुछ कर लिया था, फिर क्यों रह गए। तो देखो, इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ आप अपने आप से ढूंढोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद की सिली मिस्टेक ढूंढ लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट कर लोगे, पर जो मेन मुद्दे की चीज़ है ना, जो इसका न्यूक्लियस है, वो ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है ना, इसलिए कड़वी दवाई है, ध्यान से खाना। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि हमने तो फॉलो किया था, ठीक है ना, तो क्यों नहीं हुआ, पहले इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं। नहीं, उससे भी पहले इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं कि हमारे नोट से ही सब कुछ था। ठीक है ना, सब कुछ तो नोट से ही था, फिर क्यों नहीं कर पाए। उसके बाद दूसरी चीज़ पर आते हैं। तो देखो भाई, सीधा सा फैक्टर है कि जब कोई भी टीचर पढ़ाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी पढ़ा रहा है, बल्कि मैंने भी जब सोल्यूशन दिया था तो यही बोला था, ये तो नोट से, ये तो यहाँ से, तो वहाँ से। बहुत सिंपल सा रीज़न है, कोई भी आपको पढ़ा रहा है तो वो सिलेबस का ही तो पढ़ा रहा है। हाँ, पढ़ाने का तरीका सबका अपना अपना अलग अलग है। ठीक है ना, तो कोई भी पढ़ा रहा है वो सिलेबस से ही पढ़ा रहा है। ये इस साल का नहीं, ये मतलब चली आ रही है रीति बहुत सालों से कि कुछ ना कुछ नोट से ज़रूर आता है। भाई आना तो सिलेबस से ही है, तो वहाँ से उठ करके अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ आ गया, या हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, या अपना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का क्वेश्चन आ गया, तो कौन सा बड़ा काम हो गया, कौन सा बड़ा काम हो गया। हर साल आता है। ठीक है ना, तो वो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं हमने मार दिया कि हमारे नोट से सब कुछ आ गया। ठीक है ना, वो हर साल आता है और आता रहेगा, क्योंकि पढ़ा हम सिलेबस कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस उठ करके कोई चीज़ आनी है, तो सारी चीज़ सिलेबस से ही आनी है, तो वो नोट से ही रहना है। फिर आप क्यों नहीं कर पाए, है ना, आप क्यों नहीं कर पाए। तो मेन चीज़ ये है, इस चीज़ पर हम आते हैं कि आप क्यों नहीं कर पाए। देखो, जब कोई टीचर पढ़ाता है, ठीक है ना, तो वो टीचर स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा होता, वो टीचर अपने एक रिप्लिका को पढ़ा रहा होता है। ठीक है ना, मतलब वो ये मान करके पढ़ाता है कि सामने वो खुद बैठा है और उसको जाकर के वो पेपर अटेम्प्ट करना है, तो कैसे वो खुद को तैयार करे। तो मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान करके पढ़ाता हूँ कि सामने जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट नहीं, वो मेरा ही एक रिप्लेसमेंट है जिसको जाकर के पेपर देना है। तो एक्चुअली में आप नहीं पेपर देते हो, आपकी जगह मैं जाकर के वहाँ पर पेपर देता हूँ, तो आप ही नहीं पास होते हो, मैं भी पास होता हूँ, आप ही नहीं फेल होते हो, मैं भी फेल होता हूँ। ठीक है ना, हर साल ऐसा होता है, बट आपकी तरह रोना नहीं होता कि हम फेल हो गए अब क्या करें। तो जवाब सुनो, तो टीचर जब पढ़ाता है तो वो ये मान करके पढ़ाता है कि स्टूडेंट को नहीं, वो अपने एक रिप्लेसमेंट को पढ़ा रहा है।
स्टूडेंट को पूरी तरीके से उस टीचर को फॉलो करना होता है। जो स्टूडेंट उसको पूरी तरीके से, अब पूरी तरीके का मतलब है फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अगर स्टूडेंट, मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा, तो अगर स्टूडेंट उसको फिजिकली और मेंटली, ठीक है ना, पूरी तरीके से फॉलो करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, एक एक बात को पत्थर की लकीर मान करके चलता है, तो उसका स्कोर 650 700 से नीचे नहीं आता। तो जो बच्चे शुरू से पहले दिन से ही मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनका स्कोर जब मैंने पूछा तो आज भी वही है, ठीक है ना। और उनमें से बहुत से बच्चों के 680, 695, 700 की रेंज में मार्क्स हैं। तो उनको अगर मैं देखूं तो पेपर तो बुरा नहीं था, तो उन्होंने कर लिया, तो पढ़ाया तो सबको एक जैसा था, फिर आप क्यों नहीं कर पाए? तो जवाब ये है, फिजिकली और मेंटली टीचर के साथ एसोसिएटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका एक रेप्लिका बन पाओगे और वो जैसी चीज़ आपको करा रहा है फ्रॉम कंसेप्चुअल टू एडवांस, और जैसा पेपर आएगा आप वैसा कर पाओगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ यहाँ पर, तो स्टूडेंट ने फिजिकली तो बात सुन ली कि हाँ यार हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं, नोट्स देख लेते हैं, बट मेंटली वो टीचर के साथ नहीं था। यूट्यूब पे 10 और कार्यक्रम चल रहे थे, चलो यहाँ भी झांक लेते हैं, चलो वहाँ भी झांक लेते हैं। जब मैं फेज़ 2 का आपको रिवीजन करा रहा था, उस वक्त मैंने क्या बोला था कि ये फेज़ 2 का रिवीजन बड़े सोच समझ करके मैं आपको करा रहा हूँ, टाइम बाउंड तरीके से करा रहा हूँ। टाइमर का नया मेथड मैंने इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पर। तो बहुत से बच्चे क्या, सर 30 से 45 सेकंड में थोड़ा ना प्रॉब्लम होते हैं। तो मैंने कहा था मैं करके दिखाता हूँ कैसे नहीं होते, आप ट्राई करो, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चों को मजाक लगा, शुरू में तो 2-3-4 लेक्चर बड़े मजे आए, फॉलो किया, बट फिर उसके बाद क्या हुआ, नहीं थ्योरी पढ़ लेते हैं यार, ठीक है ना। एग्जाम तो नीट 2020 का थ्योरी बेस्ड आया था, तो थ्योरी पढ़ लेते हैं, वही आना है, ये तो बेवकूफ़ है, ठीक है ना, खाम खा के न्यूमेरिकल करा रहे हैं, और इनके न्यूमेरिकल तो फिर हाई लेवल के हो जाएंगे, वो हमारे लिए काम में नहीं आएंगे। तो मैं बड़े सोच समझ करके आपको करा रहा था कि आप उस वक्त टाइम बाउंड तरीके से फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटैम्प्ट करना सीख लो, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। क्यों, कभी आपने सुना है आईआईटी का एग्ज़ाम हो, आईआईटी के बाद अपना कैट का एग्ज़ाम हो, और कैट हो या फिर आप आईएएस का एग्ज़ाम लो, कभी आपने सुना है कि उनके स्टूडेंट आकर के कहें यार बहुत हाई लेवल का पेपर आ गया, हम नहीं कर पाए? नहीं सुनते हो, ऐसी घटनाएं नहीं होती, ये नीट में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो फिजिकली और मेंटली ये मान करके चलते हैं कि यार हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो इंडिया के बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, मजाक नहीं है। तो नीट भी इंडिया का इकलौता मेडिकल का एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है, ठीक है ना। मजाक में ले गए आप, आपने सोचा नीट 2020 का लेवल जैसा आया है वैसा ही हम तैयार करेंगे, ठीक है ना, और थ्योरी बेस्ड आएगा। 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी कई लोग जागे, हमने तो अभी तक कुछ नहीं तैयार किया, हम अब पढ़ना चाहते हैं, हम अब कर लेंगे। ठीक है भाई, कर लो, टीचर तो यही उम्मीद जगाएगा, कर लो तो कर लो, ठीक है ना। तो जागे और शुरू किया, हम फॉर्मूला बेस्ड ही कर लेते हैं, हम फेज़ 1 ही कर लेते हैं, फेज़ 2 में क्या रखा है छोड़ दो भाई, ठीक है। तो फेज़ 1 ही कर लो, तुम जैसा समझ आए करो, तो सही, जर्नी तो स्टार्ट करो कम से कम, ताकि कुछ आगे तो बढ़ो, ये नहीं कि वहीं के वहीं अटके रहो। तो बात ये है कि फिजिकली और मेंटली उस चीज़ को समझना और प्रॉपर टाइम पर जगना बहुत ज़रूरी है। तो उस एग्ज़ाम के, आईआईटी के, कैट के, आईएएस के स्टूडेंट ये मान करके चलते हैं कि हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इंडिया का बेस्ट एग्ज़ाम है। उसमें लेवल बहुत हाई भी होगा या फिर उसमें लेवल बहुत कम भी होगा, उसमें लॉजिकल भी होगा, उसमें क्रिटिकल भी होगा, उसमें सब कुछ होगा, उसमें लेंथी भी होगा। उनको दिक्कत नहीं आती, मैनेज कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते वो रह जाते हैं, सिंपल फंडा है। तो ये नीट का एग्ज़ाम ये कैसे मान लिया कि बहुत आसान आएगा, थ्योरी बेस्ड ही आएगा और हम खाली थ्योरी पढ़ेंगे तो हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप 2020 के एग्जाम के पैटर्न को देख करके ही रह गए, ठीक है ना। अब आप में से बहुत कहेंगे हमने तो वो एग्जाम भी दिए थे, हमारे तो 650 आ रहे थे पर्टिकुलर कोचिंग में, उसके बाद हमारे वहाँ नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है भैया, तुम वहाँ पर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि तुम मेंटली स्टेबल नहीं थे। तुम ये नहीं समझ पाए कि पेपर का अगर कठिन आएगा पेपर तो हम कैसे वहाँ पर रिएक्ट करेंगे। तुम उस कठिन पेपर को देख करके डर गए, सीधी शब्दों में ये बात है। तो इसकी समरी क्या है? तो समरी इसकी ये है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आगे से या अभी से, या जो 12th के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो ये अच्छे तरीके से बात दिमाग में बैठा ले, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप बायस्ड होकर के मत करो कि नहीं ये तो ऐसा ही आएगा।
दिमाग ओपन रखो, ठीक है ना। आसान भी आ सकता है तो मुश्किल भी आ सकता है, हमें हर तरीके का उस पर्टिकुलर लेवल का प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कंसेप्चुअल से लेकर के एडवांस तक की हर एक चीज बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, ठीक है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस रहेगी, अगर आप एग्जाम में ये सोच करके जाओगे कि हाँ यार मुश्किल ही आएगा एग्जाम, ठीक है ना, मान के क्यों गए आसान आएगा, ठीक है ना, हमारा तो काम है मोटिवेट करना, हम तो मोटिवेट करेंगे ही कि एग्जाम आसान आएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे तो मेरे लिए तो आसान ही था, मैं कब कह रहा हूँ कि उसके अंदर मुश्किल था, हर चीज़ तो पढ़ाई हुई थी। तो फिर ये मान करके चलना चाहिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम देने जा रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए 17 लाख लोग बैठे हैं, 16 लाख लोग बैठे हैं, तो इतना आसान थोड़ा ना, हलवा थोड़ा ना यार वो, ठीक है ना। पूरी जी जान लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें एक एक सीखनी पड़ेंगी, तब लीड ले पाएंगे, नहीं तो फिर रोते रह जाएंगे। तो ये सबक है कि किसी भी एग्जाम को लाइटली नहीं लेना, ठीक है ना। आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक हर एक दिन मेहनत करनी होती है, हर एक टाइम मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि आज यहाँ जाना है पार्टी में, ये छोड़ देते हैं, आज वहाँ जाना है, ये छोड़ देते हैं, एक हफ्ते का ब्रेक ले लेते हैं, हम बीमार पड़ गए तो ऐसा कर देते हैं, वैसा नहीं चलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलता भाई, ठीक है ना। और इसलिए जो ये ऐसा सोच लेते हैं रह जाते हैं। सिंपल सा फैक्ट है, कड़वी सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लो। तो आप ये मान के ही नहीं बैठे कि पेपर कठिन भी आ सकता है। जब आप ये मान के ही नहीं बैठे तो एनटीए ने धोखा कर दिया, एनटीए ने पेपर दे दिया बिल्कुल ऐसा जिसके अंदर न्यूमेरिकल से सारे सोच के बैठे थ्योरी आएगी, आ गए न्यूमेरिकल, फिर गए कि यार क्या करें। तो अब क्या करेगा, जवाब यही था कि भाई पहले ही वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था कि अगर ऐसा आ गया तो इस तरीके से मैं रिएक्ट करूंगा, ठीक है ना, यानी अपना टेम्परामेंट बना के रखना चाहिए था। पहली चीज ये गलती हुई, ठीक है ना। अब नहीं होगी ये तय है, क्योंकि सबको पता चल गया यार कुछ भी हो सकता है एग्जाम के अंदर, अब नहीं होगी ये तय है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अब तैयारी करें वो ये मान करके करें कि उनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब आप किसी को फॉलो करते हो तो फिजिकली और मेंटली फॉलो उसी को करना बहुत ज़रूरी है, जो वो बात बोले। अब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो वेल एक्सपीरियंस टीचर है, वो जानता है कैसे आपको एक आसान से आसान चीज़ सिखानी है, कैसे एक मुश्किल से मुश्किल चीज़ को गिवन टाइम में कंप्लीट कराना है, किस तरीके से आपको लॉजिक डेवलप करवाने, किस तरीके से आपके कंसेप्ट ठीक करने, किस तरीके से कहाँ आप एरर कर सकते हो उसको बचाना है। तो फिजिकली और मेंटली उस टीचर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ना कि अपने दिमाग को 10 डायरेक्शन में डाइवर्ट करना। तो पहली चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़, मेडिकल एग्जाम में एक और ये चीज़ प्री अजम्पशन स्टूडेंट ले लेते हैं, यार फिजिक्स कठिन होती है, हम तो खाली थ्योरी पढ़ लेंगे, फॉर्मूला पढ़ लेंगे, हम काम चला लेंगे। तो इस बार नहीं चला, ठीक है ना। तो जो भी बच्चा तैयारी करे, मेरा सजेशन ये है, आपको कहीं पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, आप तभी करिए जब आप ये मानने को तैयार हो कि हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाने हैं। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एप्लीकेशन का सब्जेक्ट है। यहाँ आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, प्रॉब्लम लगाने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई और शॉर्टकट नहीं है। एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को आपका 80% हार्डवर्क चाहिए होता है, 20% लक चाहिए होता है। इसमें 20% वाला लक चला नहीं, हार्ड वर्क किया नहीं, तो फिर बैंड तो बजेगी। सिंपल सा फंडा है, या तो 80% का हार्ड वर्क किया हो और 20% लक नहीं चला, हाँ यार हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है ना। या लक ही बहुत अच्छा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो 20% वाले खाते से काम चला लेंगे, बट ऐसा नहीं मान के चलते। इसलिए हमेशा हार्ड वर्क मैटर करता है। तो जितना आपने हार्डवर्क किया है, जितना आपने प्रैक्टिस की है, वही एग्ज़ाम में आपको काबिल बनाती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे तैयारी करें वो ये मान करके चलें कि फ़िज़िक्स में उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको प्रॉब्लम लगाने पड़ेंगे। हाँ, आसान बनाना मेरा काम है, वो एक अलग कहानी है, बट प्रॉब्लम तो लगाने पड़ेंगे। एक और चीज़, मेडिकल के स्टूडेंट जब डाउट पूछते हैं फिज़िक्स के, तो उनके डाउट पूछने का तरीका बड़ा अलग होता है। जैसे मैं सिंपल सी बात बोलूं, जिन बच्चों के मार्क्स 650 से 700 के आसपास हैं, जब मैंने उनका डाउट का पूछने का तरीका देखा, तो उनका डाउट पूछने का तरीका ये होता है कि सर हमें इस प्रॉब्लम की हिंट दे दो, आगे हम खुद अटैम्प्ट करेंगे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि लगातार लाइन से 10 फोटो खींचे, डाउट ग्रुप में डाल दिए कि सर सारे ही बता दो, ठीक है ना। यार वो डाउट टीचर तो आपको बता देगा, ठीक है ना, आप क्या उसको रट करके कर लोगे, या उसको रट करके आप एग्जाम में नंबर ले आओगे? नहीं। अल्टीमेटली ये भी कड़वी सच्चाई है, आपको माननी पड़ेगी कि आपको अगर डाउट पूछना है तो पहले आप खुद ट्राई करो। इवन जब मैंने डाउट लिए थे ग्रुप के अंदर, तो मैं ये बोलता था कि पहले तुम दिखाओ तुम्हारा सोल्यूशन कहाँ पर है,
तो स्टूडेंट आधे तो कट लेते थे कि यार ये तो उल्टे ही गले पड़ गए, ठीक है ना, हम तो डाउट पूछने हैं, तो हमसे कह रहे हैं कि तुम अपना सोल्यूशन दिखाओ। तो भैया मेंटली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मैंने बोला था ना, आप तो फिजिकली प्रेजेंट थे, निकल लिए धीरे से। तो वो चीज़ का क्या एम था, ताकि आपकी ब्रेन डेवलप हो, आपके प्रॉब्लम में थिंकिंग लेवल डेवलप हो, वही तो एग्जाम में चाहिए, टेम्परामेंट। तो वही तो कोशिश कर रहे थे, जो हुई नहीं। तो सिंपल सी बात है, जिनका रह गया सिलेक्शन कुछ ना कुछ कमी की वजह से रह गया, जो कमी थी वो यही थी। तो आगे आप मान करके चलो, अगर आप में 80% हार्डवर्क करने की क्षमता है, 20% लक आपका अपने आप झक मार के साथ देगा, ठीक है ना, और आप सिलेक्ट हो जाओगे। बट अगर आप हार्डवर्क ही नहीं करना चाहते तो वो लक भी दूर से निकल जाता है, ठीक है ना, फिर वो टाटा बाय बाय कर देता है, फिर दिक्कत हो जाती है एग्जाम के अंदर, जैसे 9-12 में हुई। बात मेरी समझ आ गई। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिन बच्चों के, अच्छा कट ऑफ के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, ठीक है ना। देखो कट ऑफ का बहुत सिंपल सा फंडा है। तो कट ऑफ का फंडा ये है कि जब पेपर आसान आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है ना। उस वक्त एक्यूरेसी मैटर करती है, जैसे लास्ट ईयर हुआ था, पेपर आसान था पर रो तो तब भी रहे थे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं थी। पेपर मुश्किल है, रो तो तब भी रहे हैं क्योंकि हार्डवर्क नहीं है। सिंपल सी बात है, यही कड़वी सच्चाई है। आज के वीडियो में यही है, कड़वा सच ठूस ठूस के बड़ा हुआ है। जो इसको एब्जॉर्ब कर ले गया वो सीधे छलांग लगा देगा नीट की तरफ। समझ गए आप मेरी बात। तो कट ऑफ का फंडा बड़ा सिंपल है, अगर पेपर आसान है तो कट ऑफ बहुत हाई जाती है, और अगर पेपर मुश्किल है तो कट ऑफ नीचे आती है। तो इस बार का जो पेपर था वो 2020 जैसा नहीं था, लेंदी था, बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है ना, 2018 या 2017 के कंपैरेबल था। बात मेरी समझे फिजिक्स का। तो अगर उसके कंपैरेबल था तो कट ऑफ की जो रेंज रहनी चाहिए वो तकरीबन 590 से 610 हो सकता है, प्लस माइनस 10 मार्क्स, ठीक है ना। प्लस तो होने का चांस कम है, माइनस होने का ही चांस ज्यादा है। तो 590 से 610 के आसपास की कट ऑफ आप एक्सपेक्ट करके चलो। अब जिन बच्चों के 580 मार्क्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करें। तो भाई आप वेट करो, मैंने लास्ट ईयर के वीडियो में भी यही बताया था, वेट करो, ठीक है ना, क्योंकि आप 580 जो ला रहे हो, आपके कंसेप्ट ठीक है, बस आप क्या थे, उसके टेम्परामेंट को हैंडल नहीं कर पाए पेपर के। आप बस जब उठोगे तब लड़ाई शुरू कर सकते हो। आपको स्क्रैच से नहीं पढ़ना, आपको प्रैक्टिस करनी है दबा के, और आपका नीट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पॉइंट समझे मेरा। तो जिनके 580, 590, 600 के आसपास मार्क्स हैं, भाई वेट कर लो, काउंसलिंग तक का आपका नंबर लग सकता है, ठीक है ना। जिनके 550 के नीचे आ रहे हैं तो वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं नीट 2022 के लिए, ठीक है ना। और जिनके 600 के अबव है वो मौज करो अपना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है ना। बट अगर ये 600 610 पर अगर आपको मनचाहा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा और आपका एम है नहीं यार मेरे को तो उसी कॉलेज में जाना है, तो फिर वो एक अलग कहानी है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ कट ऑफ की मैंने आपको क्लियर कर दी कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है, जो तैयारी करने का मन बना रहे हैं उनके सामने एक नई कहानी आ रही है कि नीट 2021 का जो है ना पेपर लीक हो गया तो कैंसिल होगा। यूट्यूब पे खूब चर्चा है। तो भाई मैं सीधी सी बात बताऊं, मैं न्यूज़ चैनल वाला नहीं हूँ, मैं इस खबरों को लाने में कोई बिलीव नहीं करता। आपने मेरे चैनल पर आज तक ये खबरी चैनल नहीं देखा होगा। जो भी चीज़ काम की होती है, पढ़ाने की होती है, नॉलेजेबल होती है, वो आपको दी जाती है। ये फालतू की चर्चाओं में ना मेरा कभी बिलीव था ना आगे होगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे एक्सपेक्ट करके चले थे नीट 2021 पूछेंगे सर से कैंसिल होगा या नहीं होगा, सिंपल सी मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिंपल सा आंसर दे रहा हूँ। पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, 16-17 लाख लोग एक साथ पेपर बैठ करके दिए थे। क्या पेपर एक दिन पहले आउट हो गया था? हो गया था। अच्छा चलो छोड़ो, आपको पता था पेपर में क्या आ रहा है तो फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे, ठीक है ना। आप ये क्यों रियलाइज कर रहे हो आपसे क्या गलती हुई, तो नहीं पता था। तो पेपर जिन्होंने आउट किया वो पकड़े गए, ठीक है ना। 2:30 बजे के बाद जाकर के पेपर जो था वो कुछ चोरी छुपे वहाँ से बाहर आया, कुछ बच्चों तक उनके आंसर के पहुँचे, वो ऑलरेडी कैप्चर किए जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या रहेगा? इस पैंडमिक के टाइम पे 17 लाख लोगों को तो एक जगह इकट्ठा करने से फिर से रहे, तो ये उम्मीदें छोड़ दो पेपर कैंसिल होगा। तो क्या पॉसिबल सोल्यूशन है? 2 सोल्यूशन है। अगर एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लीक हो गया, जो कि हुआ नहीं है, तो उस स्टेट के एग्जाम रिकंडक्ट हो जाएंगे 17 लाख लोगों से, तो यही बेटर है।
या अगर पर्टिकुलर कुछ सेंटर पर लीक हो गया, उन सेंटर के बच्चों को पता चल गए, तो उन सेंटर के बच्चों को दोबारा पकड़ करके एग्जाम करवा सकते हैं, ये पॉसिबल है, 17 लाख से तो बढ़िया है। या अगर कुछ बच्चों ने ही ये बदमाशी करी है, ठीक है ना, 150 जितने भी हैं, तो उनको पकड़ करके उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये सबसे बेटर ऑप्शन है। तो ना सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करने जा रही है, क्योंकि आप तक पेपर एक दिन पहले तो पहुंचा नहीं, जैसा 2015 में हुआ था, एक दिन पहले ही लीक हो गया था, सारा कार्यक्रम पूरे ऑल ओवर इंडिया में बढ़ चुका था, तो वैसा तो नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए ये फालतू की उम्मीदें मत लगाओ, ठीक है ना। इसी तरीके की उम्मीद आपने बांध दी थी नीट 2020 आसान होगा, भुगत रहे हो, तो इस तरीके की उम्मीदें मत बांधो, ठीक है ना। मैं ये कहता हूं, चलो मान लो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कैंसिल हो भी गया, तो क्या ये गारंटी है कि जो नेक्स्ट पेपर आएगा वो आसान होगा, या ये गारंटी है कि उस पेपर के अंदर आप सब कुछ करके आ जाओगे? तो किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। फालतू की न्यूज़ में बिलीव करना बंद करो। ना मेरे को पता है, ना और कोई जो यूट्यूब पे चैनल पे जो भी ये चर्चाएं चल रही हैं उनको पता है। ये डिसीजन गवर्नमेंट का काम है, ठीक है ना, वो अपना डिसीजन सोच समझ करके लेंगे। आप पेशेंस रखो, आराम करो, रिलैक्स करो, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, ठीक है ना कि अलग अलग जगह जा करके ये न्यूज़ के ऊपर आप सर्च कर रहे हो। जब पता चलनी होगी तब सबको पता चल जाएगी, ठीक है ना। एक्सटेंड होना होगा तो उस सिचुएशन में जो होना होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल, क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें हैं, जिनको जितनी जल्दी मान लो उतना बेटर है। तो ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है, नीट 2021 कैंसिल, तो भाई नहीं होना, ठीक है ना। और अगर होगा देख लेंगे, ये बिल्कुल वही एटीट्यूड है। पेपर आसान आएगा तो भी देख लेंगे, पेपर मुश्किल आएगा तो भी देख लेंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो इंपॉर्टेंट बात आखिरी में चलते चलते ये है, देखो आज के वीडियो का एम आपको डीमोरलाइज करना बिल्कुल भी नहीं था। आज के वीडियो का एम सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम उस कड़वी सच्चाई को पहचान सकें जिसकी वजह से हमने गलतियां की हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आए हैं, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुका है। तो आज के वीडियो का मेन एम सिर्फ और सिर्फ आपको ये आईना दिखाना था कि यार देखो ये गलती मेरे से हुई है। अगर आप देखो, गलतियां सबसे होती हैं, ठीक है ना, मेरे से भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती हैं। बट अगर आप या वो इंसान जिससे गलतियां हुई हैं वो ये पहचान ले कि मेरे से ये गलती हुई है, इसके कारण मेरे को ठोकर लगी है और मैं गिरा हूँ और इस चीज़ को आगे मैं रिपीट नहीं करूँगा, तो यकीन मानो वो इंसान चमत्कार कर देता है। उसके लिए 720 में से 720 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए स्काई इज़ द लिमिट। काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे थे, सर हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं उनको यही बोलूँगा कि आप आज के वीडियो से पहले ये पहचान लो आपसे इस साल क्या गलती हुई थी, किस वजह से आपको ठोकर लगी थी। अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके डिस्कस कर लो कि पापा या मम्मी मेरे से ये गलती हुई थी, इस जगह पर मैंने प्रैक्टिस में कमी छोड़ दी थी, या मैंने सही से क्वेश्चंस को ऑब्जर्व नहीं किया था, या मैं अपने टेम्परामेंट को नहीं मेंटेन रख पाया था, या एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया था, उस डर के कारण मैं उस एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाया, लेंदी था, ये गड़बड़ हो गई थी। जो भी आपसे गलती हुई है पहले आप उसको पहचान लो, ठीक है ना, उसको दूर कर लो और उसको ना करने की कसम खाओ। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए एक न्यू बैच मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। ये न्यू बैच 16th को रहेगा, इसका 16th को मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा यूट्यूब पर। ये बैच का नाम है सक्षम बैच। ये बैच किसी भी ड्रॉपर स्टूडेंट को इतना सक्षम बनाने में कैपेबल है कि वो अपना सपना पूरा कर सकता है, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, उसका चाहे पेपर कंसेप्चुअल आए, चाहे पेपर हाई लेवल का आए, चाहे पेपर किसी भी लेवल का, उसको किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, इसलिए इस बैच का नाम सक्षम बैच है, ठीक है ना। हालांकि इस बैच को मैंने वेबसाइट और एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी उसके ऊपर लॉन्च कर दिया है, बट इसका जो इन्फॉर्मेशन रहेगा कि क्यों ये सक्षम है, क्यों ये किसी को भी सक्षम बना सकता है, वो मैं आपको 16th को बताऊंगा। अब लास्ट में जिन बच्चों के 600 अबव मार्क्स हैं उन सब बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। यार आपने चमत्कार कर दिखाया है, ठीक है ना। आपने इस बदलते हुए पैटर्न में भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपने टेम्परामेंट को नहीं छोड़ा और आपने वो कर दिखाया है जो मतलब मजाक नहीं है, ठीक है ना। जिसको करने के लिए वाकई में पेशेंस की ज़रूरत है, जिसको करने के लिए वाकई में कंसेप्ट आने की ज़रूरत है और ज़बरदस्त डेडिकेशन की ज़रूरत है। तो आप सब बच्चों को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया, जितनी उम्मीद थी आपने उससे बेहतर रिजल्ट दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।